जय हिंद साथियों, आप सभी को मस्त विद्यापीठ चैनल पे स्वागत है। तो आज है लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग कुछ जो है उस प्रमुख अभिलेख के बारे में जानेंगे, उससे संबंधित शासक के बारे में जानेंगे और उसकी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला अभिलेख हमारा है नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? नासिक अभिलेख, जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक अभिलेख जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। और इससे संबंधित शासक कौन हुए? तो इनकी रचना जो है ना कौन किए थे? गौतमी, वलश्री तथा वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। यानी कि पूछा जाएगा कि नासिक अभिलेख जो महाराष्ट्र में स्थित है उसकी रचना कौन किए थे? तो गौतमी, वलश्री और वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने किए थे। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है इस अभिलेख से? तो इससे इस अभिलेख से जो है हम लोग को गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। यानी कि नासिक अभिलेख में जो है ना हम लोग को जो गौतमी पुत्र था ना सातकर्णी, उससे संबंधित जो सातवाहन कालीन घटना हुआ था, जो भी घटित हुआ था, उस सब का विवरण हमें कौन से अभिलेख में मिलता है? नासिक अभिलेख में मिलता है। दूसरा हम लोग का अभिलेख आ गया प्रयाग स्तंभ लेख। कौन सा है? प्रयाग स्तंभ लेख, जो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ये लेख कहाँ स्थित है? प्रयाग स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में है। जो कौन से शासक से संबंधित है? ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो शासक है उससे संबंधित है हमारा प्रयाग स्तंभ लेख। और इसमें जो है ना किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसमें जो है ना गुप्त शासक कौन थे? तो समुद्रगुप्त। उसका जो भी विजय अभियान रहा, उसका जो भी नीति रहा, इन सब का विवरण हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो प्रयाग स्तंभ लेख में प्राप्त होता है। इसमें जो हम लोग को गुप्त शासक जो थे समुद्रगुप्त, उसका जो भी विजय अभियान रहा, जितना भी विजय उन्होंने प्राप्त किए थे, उसका विवरण मिलता है। साथ ही साथ उन्होंने किस प्रकार का नीति अपनाया था, कैसा उसका शासन व्यवस्था था, किस प्रकार का वो जो है ना सारा का सारा शासन व्यवस्था चला रहा था, उन सब के बारे में हमें जानकारी किसमें मिलता है? प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। तीसरा हम लोग का अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख हो गया? ऐहोल अभिलेख, जो कहाँ स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में। ऐहोल अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कौन से शासक से संबंधित है? तो ये हो गया आपका पुलकेशिन द्वितीय। इसका जो है पुलकेशिन द्वितीय शासक से संबंधित है ऐहोल अभिलेख का, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अंतर्गत जो है हम जानकारी प्राप्त होती है हर्षवर्धन और वातापी। कौन कौन हो गया? हर्षवर्धन हो गया एवं वातापी के चालुक्य शासक। वातापी के चालुक्य शासक कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय। इसके मध्य का विवरण, मध्य जो है ना युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। यानी कि ऐहोल अभिलेख में जो है ना हर्षवर्धन के युद्ध, हर्षवर्धन और वातापी के कौन शासक थे? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसके विवरण हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो ऐहोल अभिलेख में प्राप्त होता है। हम लोग का चौथा अभिलेख हो गया मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मालवा नरेश यशोधर्मन शासक से संबंधित है। मालवा नरेश यशोधर्मन जो थे उनसे मंदसौर अभिलेख संबंधित है। इसके अंतर्गत मालवा नरेश यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का विवरण है। यानी कि मंदसौर अभिलेख में जो है ना जो मालवा नरेश यशोधर्मन थे उनका जो सैनिक था उनका विवरण हमें इसमें प्राप्त होता है। सैनिकों ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी उन सब के विवरण में हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो हमारा मंदसौर अभिलेख में प्राप्त होता है। पांचवा अभिलेख हो गया अयोध्या अभिलेख। अयोध्या नाम तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा, अयोध्या जो राम मंदिर वहां पे प्रसिद्ध है। तो वहां से प्राप्त हुआ है कौन सा अभिलेख? अयोध्या अभिलेख। ये कौन से शासक से संबंधित है? धनदेव। अयोध्या अभिलेख जो है धनदेव शासक से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है ना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो भी किए गए अश्वमेघ यज्ञ है उसके विवरण का हमें जानकारी प्राप्त होता है। अयोध्या अभिलेख से जो है ना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो 2 अश्वमेघ यज्ञ किए गए थे उसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होता है। अब छठा अभिलेख हम लोग का है मेहरौली अभिलेख। कौन सा अभिलेख हो गया?
मेहरौली अभिलेख जो दिल्ली में स्थित है। तो इसमें जो है ना संबंधित शासक कौन हो गया आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। कौन हो गया? चंद्र सॉरी बच्चों, वो थोड़ा लाइट प्रॉब्लम आ गया था, इस कारण से क्लास बीच में रुक गया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? मेहरौली अभिलेख पे थे। मेहरौली अभिलेख कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली। ये कौन से शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय की सैनिक उपलब्धियों का विवरण मिलता है। यानी मेहरौली अभिलेख में क्या प्राप्त हमको मिलता है? तो गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। उनका जो सैनिक उपलब्धि था उन सब का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरौली अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि उड़ीसा में स्थित है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ना खारवेल शासक से संबंधित है। यानी कि इसमें कौन हुए? राजा खारवेल जो है ना, उसकी शासनकाल की घटनाओं का विवरण हमें कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। आगे है हमारा जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसमें रुद्रदामन, जो रुद्रदामन शासक है उससे संबंधित है। इसमें जो है ना हमें सुदर्शन झील का विवरण मिलता है। रुद्रदामन और गिरनार, इन दोनों की सुदर्शन झील का विवरण हमें कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का स्मारक एवं भवन। क्या है? स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन। भारत का इतिहास जो है ना उसकी वास्तुकला में जीवित है। किसमें जीवित है? वास्तुकला में जीवित है। भारत का इतिहास उसकी वास्तुकला में जीवित है। और यहाँ का इतिहास जो है ना बीते हुए युगों की कला, संस्कृति और इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक है। यहाँ का जो इतिहास है क्या है? यहाँ के स्मारकों में बीते हुए युगों की कला, संस्कृति एवं इंजीनियरिंग कौशल से निर्मित है। यानी कि भारत का इतिहास जो है ना उसकी वास्तुकला में जीवित है। जो यहाँ का वास्तुकला, आप लोगों ने बहुत सारे वास्तुकला के बारे में सुना ही होगा, जाना ही होगा, पढ़ा ही होगा। तो यहाँ का जो इतिहास किस चीज में जीवित है? तो उसकी जो वास्तुकला सौंदर्य उसके अंदर भारत का इतिहास जीवित है। यहाँ का स्मारक, जो भी स्मारक भवन आप लोगों ने देखा होगा या जाना होगा, उस स्मारक में क्या है? तो जो युग बीत चुका है उस बीते हुए युगों का जो कला था, उस समय किस प्रकार का कला हुआ करता था उसका विवरण मिलता है। उन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसकी संस्कृति कैसी थी, यानी कि जो भवन निर्मित होता रहा है या स्मारक निर्मित था उसमें उससे में जो
वास्तुकला होता था तो वो किस प्रकार की संस्कृति था उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसकी इंजीनियरिंग कौशल, आप लोगों ने बहुत सारे मंदिरों को देखा होगा कि और सोच से परे होता है कि ये मंदिर आखिरकार कैसे बना होगा, इतना ऊंचा कैसे इस प्रकार का पत्थर ले जाया होगा। आप लोगों ने बहुत सारे मंदिरों के बारे में जानकारी भी हासिल की होगी। तो ये सब क्या है, तो ये सब इंजीनियरिंग कौशल है। इसी के अनुसार क्या होता है, हमारा स्मारक और भवन निर्मित हुआ करता है। और यहाँ का जो है ना देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर वो आप लोगों को ललितपुर में स्थित है। जो किसका है वर्णन करता है, तो उसकी स्मारक का वर्णन करता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कहाँ स्थित है, ललितपुर में स्थित है। एवं भीतर गांव का मंदिर जो कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। यहाँ से जो है ना क्या हुआ है, और साथ ही साथ अजंता की गुफाओं के चित्रों आदि वर्णन मिलता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर में है, भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर में है, एवं अजंता की गुफाओं के चित्र का वर्णन भी मिलता है। इसी से हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हो गया दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का मंदिर जो है वो कौन सी शैली से बना है, द्रविड़ शैली, सॉरी बच्चों, नागर शैली से निर्मित है। उसके बाद उत्तर भारत का मंदिर ये है द्रविड़ शैली से निर्मित है। दक्षिण भारत का जितना भी मंदिर है वो कौन से शैली से बना हुआ है, तो नागर शैली से बना हुआ है। उत्तर भारत का मंदिर जितना भी जो भी है वो कौन से शैली से बना है, द्रविड़ शैली से बना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का उत्तर भारत, अब जाते हैं उत्तर भारत।
उत्तर भारत में जितना भी मंदिर है, उत्तर भारत में जितना भी प्राचीन मंदिर है वो कौन से शैली से बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली से बना हुआ है। कौन सी शैली से बना हुआ है? नागर शैली से बना हुआ है। नागर शैली उत्तर भारत का मंदिर, उत्तर भारत का मंदिर नागर शैली से निर्मित है। के बाद हम लोग का आएगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। उत्तर भारत में जितना भी मंदिर हुआ वो कौन सी शैली से बना? तो नागर शैली से बना। और दक्षिण भारत में जितना भी मंदिर हुआ वो कौन सी शैली से बना? द्रविड़ शैली से बना। और एक और शैली है बेसार शैली। मध्य भारत का मंदिर बेसर शैली से निर्मित है। मध्य भारत में जितना भी मंदिर हो गया वो कौन से शैली से बना है? तो बेसर शैली से। ये सब क्या है? ये सब पत्थर है, शैली है। जो मध्य भारत का मंदिर जितना भी हुआ वो बेसर शैली से बना हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिक्के के बारे में जानेंगे। सिक्का, आप लोगों ने तो सिक्का को देखा ही होगा। तो प्राचीन काल में भी सिक्का प्राचीन काल में भी सिक्का जो है ना हुआ करता था। तो उस टाइम का सिक्का किस प्रकार से होता था, तो उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आता है सिक्का। सिक्का आखिर उसको कहते क्या है? तो सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहा जाता है? सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। और प्राचीन काल में जो है ना सिक्का जो है ना 4 प्रकार का था। सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, शीशे का सिक्का एवं तांबे का सिक्का। इन यही चारों सिक्का क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रचलन में आया था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सिक्के के बारे में। हम लोग का अगला टॉपिक हो गया सिक्के। सिक्के सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। प्राचीन काल के सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। सबसे पहले प्रचलन में कौन सा सिक्का आया था? आहत सिक्का। सर्वाधिक सर्वप्रथम आहत सिक्के। आहत सिक्के जो है ना को पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है। आहत सिक्के को क्या कहा जाता है? पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है। आहत
सिक्के को पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है। पंचमार्क सिक्के जो है ये कब प्रचलन में आया? तो ईसा पूर्व 5वीं सदी में आया। पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के कब प्रचलन में आया था? तो ईसा पूर्व, ईसवी नहीं, ईसा पूर्व के 5वीं सदी में आया था। कब आया था? ईसा पूर्व की 5वीं सदी में आया था। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व और ईसवी ये दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस रहता है। ईसा पूर्व किसे कहा जाता है? तो ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, और ईसवी किसको कहेंगे? तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो भी समय रहा वो क्या कहलाएगा? ईसवी कहलाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्राचीन काल का जो सिक्का था, जो भी सिक्का हुआ उस पर जो है ना क्या क्या प्रमाण मिलते हैं? तो उन सब पर जो है ना पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के भी इसे कहा जाता है, या आहत सिक्के। इसके ऊपर जो है हाथी, सांड, मछली, पेड़ एवं अर्ध चंद्र का चित्र मिलता है। पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के पर कौन कौन सा चित्र मिलता है? तो हाथी का चित्र हुआ करता था, सांड का चित्र हुआ करता था, मछली का चित्र हुआ करता था, पेड़ का चित्र हुआ करता था, और अर्धचंद्र। इन सब चित्रों का जो है ना पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के पर चित्र प्राप्त होता था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के को निर्मित किया। सातवाहन सर्वप्रथम शीशे का निर्मित कब किया गया? कौन किया था? तो सातवाहन वंश के जितना भी शासक हुए उन्होंने शीशे के सिक्के को निर्माण करवाया था। और सोने के सिक्के का निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने।
गुप्त वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के को सिक्कों को निर्मित करवाया। सर्वाधिक शीशे का सिक्के कौन ने निर्मित करवाया था? तो सातवाहन वंश के शासक ने। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी करवाया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने। तो यहीं पे हम लोग का टॉपिक हो गया सिक्के का खत्म। और एक बात, सिक्का पर लेख लिखने का कार्य किसने करवाया था? जो भी सिक्का पर लेख लिखा जाता है, अभी भी आप लोग देखते होइएगा कि सिक्का पर कुछ लिखा हुआ रहता है, जैसे रुपया का साइन हो गया, पीछे में भारत माता, भारत लिखा रहता है। इस प्रकार का चिन्ह जो है ना, सर्वप्रथम कौन से शासक ने लिखवाया था? तो सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन के शासकों द्वारा किया गया। सिक्का पर जो भी लेख लिखा जाता था वो सर्वप्रथम किसने लिखवाया था? तो यवन का जो भी शासक हुए उन्होंने सिक्कों पर लेख लिखवाया था। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक है मुहर। मुहर मुहर प्राचीन भारत में बहुत सारे मुहर भी बनवाया गया था। जैसे कि अभी भी आप लोग देखते हुएगा कि मुहर, कोई भी चीज जब सिग्नेचर होता है तो इसके नीचे एक मुहर लगाया जाता है। तो वो मुहर कैसे आया? तो प्राचीन काल का जो भी मुहर है उससे हमें जानकारी मिलती है कि उस समय की शासन व्यवस्था किस प्रकार से हुआ करता था। और हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इन सब की खुदाई में भी क्या हुआ? तो मिट्टी से जो है ना मुहर प्राप्त हुआ है, जिससे क्या हुआ? उसकी संस्कृति के बारे में पता चलता है, उसके के धार्मिक दशाओं के बारे में प्राप्त होता है जानकारी। यही सब हम लोग का प्राप्त होता है। तो यही मुहर, ज़्यादा कोई खास टॉपिक है नहीं, एक दो पॉइंट था ही जो हमने आप लोग को बता ही दिया। और आज का टॉपिक बस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।